हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी नई पीवाईक्यू सीरीज में, जहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पूरे के पूरे पीवाईक्यूज जो हैं पिछले साल के पूरे सॉल्व कर रहे हैं। आप सभी मेरे को जानते ही होंगे, मैं हूं अर्पित फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। जैसा कि हम सभी दो अपने जो पेपर हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं, एक 2017 और 18 की। 18 में ज़्यादा कोई रिपीटेशन नहीं थी, लेकिन अब हम आ गए 19th पर, जहां पर कुछ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुए हैं अलग अलग टाइप में। टाइप पूरा सेम ही है, मतलब जो पैटर्न है वो सब सेम ही है क्वेश्चन का, लेकिन जो क्वेश्चन है उनके कुछ कुछ वैल्यूज बदल दिए गए हैं। ठीक है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट से पूछ लिया गया है, तो उन सब के बारे में हमें इसके बारे में पूरा का पूरा कैलकुलेट करके पूरा सॉल्व करेंगे हम 2019 का पेपर। ठीक है, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और एक बात, जो भी इस साल वाले में सिलेबस में नहीं होगा वो वाले टॉपिक अपन ज्यादा नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको जल्दी से किसकी तैयारी में लगे हम 2023 की। ठीक है, तो जो टॉपिक नहीं आएगा तो वो अपन नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो 19th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है और मैग्नेटिक कैरेक्टर बताना है। ठीक है, तो क्या क्या दिया है तुम्हें? आयरन का कॉम्प्लेक्स है एक और एक निकल का कॉम्प्लेक्स है। लिगेंड तुम्हारा H2O है, यहाँ पे साइनाइड है। ठीक है, देखो उन दोनों पे सर्कल लगा है, इसका एक रीजन होता है। ठीक है, अपन अभी पढ़ते हैं। चलो सबसे पहले हम देखते हैं आयरन की। तो आयरन का ऊपर चार्ज कितना है? क्योंकि वाटर क्या है तुम्हारा? न्यूट्रल लिगेंड। ये क्या होता है? न्यूट्रल लिगेंड है ना। तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? जितना कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर है, तो 2 प्लस इसका चार्ज होगा। समझ में आ गया? ठीक है, यहां पर इसका एटॉमिक नंबर है 24। ठीक है, मतलब सिर्फ आयरन का 26 है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो कितना बचेगा इसके पास? 24 बचेगा एटॉमिक नंबर। क्लियर? मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 24 इलेक्ट्रॉन। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो हमें पता है आयरन का 2 प्लस जब स्टेट होता है तो 3d6 होता है इसका। तो क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d होता है, लेकिन 4s भी इसके पास होता है। ठीक है, तो क्या होगा इसके पास? 4s 4p और यहां पर 4d भी होगा। क्लियर हो गए? यहां पे कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो आ जाओ, यहां पर अपन डब्बा डब्बा खेलेंगे। अब देखो डब्बा बनाओ। यहां पे अगर मैं यहां पर बनाता हूं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, d में कितने हैं? देखो ये होगा 2 3 4 और ये 5। ठीक है, यहां पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 1 2 3 4 5 और यहां पर एक 6। क्लियर है? इसके पास क्या क्या है? यहां पर 4s भी है, यहां पर इसके पास p भी है। p में कितने डब्बे होते हैं? 3। और यहां पर इसके पास एक कितने हैं? d भी हैं। तो यहां पे 2 3 4 5 d बन गए। क्लियर है? यहां पे ये तुम्हारा बन गया। अब देखो तुम्हारा कौन सा आएगा। अब जैसे ही वाटर आएगा तुम्हारा, वाटर क्या है तुम्हारा? एक क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है, और ये एक होता है वीक लिगेंड। ठीक है, तो देखो क्यों बता रहा हूं मैं, वीक लिगेंड है तो यहां पर जैसे ही वो पेयरिंग करने के लिए आना चाहेगा, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या दिख रहा है? यहां पे देखो सारे के सारे अनपेयर्ड बैठे हुए हैं। तो वाटर वीक लिगेंड है तो इनको पेयर नहीं कर सकता वो। समझ में आ गया? मतलब जैसे ही ये आएगा, इसका इतना खास फील्ड नहीं होता, स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं होता जिससे वो क्या कर दे? सारे को पेयर कर दे। ठीक है, तो वो क्या करता है? जहां उसको जगह मिलती है वहां पे आके वो बैठ जाता है। ये तुम्हारा वाटर। ठीक है, W से शो करूंगा मैं वाटर को। ये W कितनी बार है? देखो 6 बार। तो लग दो यहां पर W, ये भी W। ठीक है, कोई भी इसको टंगस्टन वगैरह नहीं बोलना चालू करेगा। ठीक है, ये W कितने होगा? 1 2 3 4 5 और ये तुम्हारे 6। समझ में आ गया? चीजें क्या हुई? क्योंकि ये वीक लिगेंड है तो इसकी फील्ड से जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अनपेयर्ड है वो क्या नहीं हो पाएंगे? पेयर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, वो अनपेयर ही रहेंगे और वाटर को जहां जगह मिलेगी वो वहां पे आके बैठ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो कितने चीजें पार्टिसिपेट कर रही है? ये S 3p और 3d। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 होगा ना ये। ऐसा कैसा? ये नहीं होगा। ठीक है, यहां पे ये नहीं होगा। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 है ना भाई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा? देखो यहाँ पर एक S 3p और d2, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? देखो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होने वाला है तुम्हारा? sp3d2। sp3d2 क्लियर हो गया? sp3d2।
है ना। अब तुमसे पूछा है मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा। मैग्नेटिक कैरेक्टर अगर उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो डायमैग्नेटिक हो जाता, क्योंकि यहां पर क्या देख पा रहे हो तुम, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां पर है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या होगा तुम्हारा पैरा मैग्नेटिक इन नेचर, पैरा मैग्नेटिक क्या होगा इसका नेचर होगा, ठीक है। तो मैं यहां पर भी लिख देता हूं तुम्हारा मैग्नेटिक कैरेक्टर, ठीक है। क्या होगा इसका पैरा मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक क्या होगा इसका नेचर होगा। समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब अपन बातें कर लेते हैं किसकी, थोड़ा निकल वाले की। चलो भाई निकल की बात कर लेते हैं। यहां पे निकल क्या है, निकल, निकल के ऊपर चार्ज कितना है देखो, यहां पर ये 4 माइनस होगा, यहां पर कितना है तुम्हारा 2 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा इसके ऊपर 2 प्लस हो जाएगा। तो निकल के ऊपर ऑलरेडी 2 प्लस चार्ज है, ठीक है, 2 प्लस चार्ज है। क्लियर हो गया। एटॉमिक नंबर कितना है 28 है, ठीक है। 2 जाएंगे तो कितना बचेगा आयरन के बराबर। तो यहां पर इसका जो स्टेट जाएगा 3d कितना आएगा देखो, यहां पे 3d 8 हो जाएगा ये, ठीक, 3d 8 हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक। अब इसको तुम जब निकालोगे, जब इसको तुम क्या करोगे, यहां पे ऐसे स्टेट बनाओगे तो क्या बनाओगे, यहां पे देखो, यहां पर तुम्हें डी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। 2 3 4 5 हो गए यहां पे, ठीक है। फिर तुम इसके पास भी एस होगा, इसके पास भी पी होगा, ठीक है, और इसके पास भी क्या होगा तुम्हारा डी होगा, ठीक है। 1 2 3 ये होगा 1 2 3 4 5, ठीक है, ये डी हो गए, वहां पे तुम्हारे एस और पी बना दिए। चलो अब देखो यहां पर निकल के पास कितने 8 इलेक्ट्रॉन है, डिस्ट्रीब्यूट करो जरा, कैसे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक 8 पेयर हो जाएगा ये, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8। क्लियर, यहां पे ये पेयर हो गए। अब देखो यहां पर जैसे ही साइनाइड आएगा, जैसे ही साइनाइड आएगा, क्योंकि ये क्या है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये क्या है एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो जैसे ही ये आएगा इसकी फील्ड के कारण जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो आपस में क्या कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पर चला जाएगा और पेयरिंग कर लेगा ऐसे, ठीक है। तो ये डब्बा क्या हो जाएगा इसका, खाली हो जाएगा। तो साइनाइड अपना इलेक्ट्रॉन दे के यहां पर क्या बैठ जाएगा ऐसे CN, ठीक है। कितने बार लिखा है देखो 4 बार, तो यहां पर लगा दो ये CN, यहां पर भी CN और यहां पर भी CN ऐसे। क्लियर हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बन गया यहां पर DsP2, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा DsP2। समझ में आ गया। अब देखो, अब तुमसे पूछा है क्या इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर, यहां पर साइनाइड है, यहां पर भी साइनाइड है, यहां पर भी साइनाइड है, ठीक है। इस सर्कल का मतलब मैंने साइनाइड बताया यहां पे। क्लियर। अब इसमें तुमसे पूछा है मैग्नेटिक कैरेक्टर, देखो क्योंकि साइनाइड आया इसने सबको पेयरिंग कर दिया और साइनाइड यहां पर अपने इलेक्ट्रॉन को लेके बैठा हुआ है, मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये तुम्हारा इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर, मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। क्लियर, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर हो जाएगा इसका। क्लियर है। ध्यान कहां देना था तुम्हें, H2O और साइनाइड पे, ठीक है। ये तुम्हारा कौन सा है, न्यूट्रल लिगेंड है एक तो, और तुम्हारा ये साइनाइड क्या है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। इसकी जो फील्ड है ये वीक होती है, इसकी स्ट्रॉन्ग क्या होती है, फील्ड होती है। समझ में आ गया, समझ में आ गया इतना पूरा क्लियर, ठीक है। चलो यही करना था तुम्हें, ऐसे ही करोगे तो आंसर मिल जाएगा। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं, सेट नंबर 4 की। क्या बोला तुम्हारा पहला पार्ट, इसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट बोल रहा है द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोअरीन्स, ठीक है, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसका रीजन देना है, काफी ज्यादा इजी है, तुम लोग ने दिमाग लगा ही लिया होगा। देखो अगर मैं सबसे पहले बना रहा हूं पैरा प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा क्या, बेंजीन, ये है बेंजीन, है ना। अगर यहां पर तुम्हारा NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो पैरा पे क्या बोल रहा है, वो पैरा पे तुम्हारा जुड़ा हुआ कोई हैलोजन ऐसा, ठीक है। इसके रिस्पेक्टिव में ये पैरा है, समझ में आ गया इतना, ठीक। अब मान लो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल के ऊपर चार्ज कौन सा रहेगा, NU- रहेगा, ठीक है। वो अटैक करता है इस वाले कार्बन पर, ये वाले कार्बन पर अटैक करेगा, तो बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गया, कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो क्योंकि NO2 ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप,
ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो नेगेटिव चार्ज बना है अपने साइड खींच लेगा। देखो क्या बनेगा, यहाँ पर शिफ्टिंग कराओ, ये यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे बनेगा ध्यान से देखो, यहाँ पे आ जाएगा ऐसा n, ठीक है, ये रहा n, यहाँ पर ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा बेंजीन जैसे का तैसा, यहाँ पर आके अटैक कर दिया किसने, न्यूक्लियोफाइल ने, ऐसा NU जुड़ गया, ये बॉन्ड टूटा तो ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव ने इस साइड किया बॉन्ड तो यहाँ पे आया, समझ में आ गया, बॉन्ड मतलब बॉन्ड बनाएगा ना नेगेटिव, अब यहाँ पे आएगा, फिर ये बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी यहाँ पे नेगेटिव, फिर इसके पास क्या है, एक ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ऐसा दिखता है। ठीक है, बाकी के डबल बॉन्ड जैसे के तैसे ही रहेंगे, ऐसे वाले, समझ में आ गया इतना। ठीक है, तो यही ऐसा ही रहेगा, ये वाला नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये तुम्हें ऐसा दिखेगा, इतना क्लियर। अब क्या होगा, ये क्योंकि NO2 माइनस क्या है तुम्हारा, NO2 माइनस है माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ये क्या करेगा, इस नेगेटिव को अपने अंदर रेजोनेंस में ले लेगा, ये नेगेटिव, ठीक है, यहां बन जाएगा बॉन्ड, कहां बनेगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, डबल बॉन्ड कैसे दिखेगा, देखो N, ये हो जाएगा O नेगेटिव, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो उसके पास ऑलरेडी है, डबल बॉन्ड N, और ऐसा दिखेगा फिर कैसा, ये, ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड ऐसे का तैसा, ये जैसे का तैसा, ठीक है, क्या हो गया, बस डबल बॉन्ड यहां पर आ गया, क्लियर हो गया, जिसके कारण तुम अपन एक चीज देख सकते हैं, यहां पे क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है किसकी, नेगेटिव चार्ज की, तो ये क्या करता है, जो भी कार्बो एनायन बनता है, जो भी कार्बो एनायन बन रहा है उसको NO2 ग्रुप क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, जिसके कारण कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, रिएक्टिविटी क्या होगी उसकी, बढ़ जाएगी। ठीक है, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी, समझ में आ गया। रीजन बस एक ही है, फिर से सुन लो, क्योंकि NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है पैरा पोजीशन पर, किसके रिस्पेक्टिव में, हेलोजन के, जो न्यूक्लियोफाइल आएगा इस कारण पे आके अटैक करेगा। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्लियर हो गया। जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया, ये क्या कहेगा कि मुझे बॉन्ड बनाना है, तो ये अपने शिफ्टिंग करेगा, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, क्यों, क्योंकि वरना अगर मान लो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 5 बॉन्ड हो जाएंगे ना, और कार्बन 5 बॉन्ड रखता ही नहीं है, क्योंकि हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता ही है। ठीक है, मान लो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, इसलिए ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो कार्बो एनायन बन जाएगा इस वाले कार्बन पर, नाइट्रोजन वाले कार्बन पर। फिर नाइट्रोजन क्या कर सकता है, अपने पास शिफ्टिंग करा लेगा वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसके कारण यहाँ पे क्या जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्टेबलाइज कर देगा उस मॉलिक्यूल को। इसी के कारण तुम्हारी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलो एरीन्स में NO2 ग्रुप के प्रेजेंस में क्या होती है, ज्यादा होती है। समझ में आ गया, यही एक रीजन है, यही लिख के आओगे तुम, ऐसा वाला कार्बोनाइन है बन रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बो एनायन हो रहा है। NO2 ग्रुप क्या है तुम्हारा, यहाँ पे लिखोगे माइनस आई ग्रुप, या फिर लिखोगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, स्टेबलाइज कर देगा कार्बो एनायन को, और वहां पे रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्लियर है, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ए पार्ट। अब अपन चलते हैं बी पार्ट पे। देखो बी पार्ट तुम्हारा क्या बोल रहा है, बी पार्ट बोल रहा है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दैट ऑफ ऑर्थो और मेटा आइसोमर। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। पैरा डाइक्लोरो मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन की प्रेजेंस में, देखो ऐसा, ये रहा तुम्हारा क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन, बेंजीन है तो बेंजीन बनाऊंगा मैं ऐसा, और यहाँ पे एक और पैरा पे क्या रहेगा तुम्हारा, ये रहेगा क्लोरीन। डाइक्लोरो है ना, तो पैरा आइसोमर है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आप देखो यहाँ पर एक और बेंजीन है, अपन ले लेते हैं यहाँ पे, मान लो ये वाला मैंने लिया ऑर्थो वाला, ठीक है, ये ऑर्थो आइसोमर ले लिया, और एक और ले लिया मैंने जिसको हम बोलेंगे मेटा आइसोमर। ठीक है, ये रहेगा तुम्हारा मेटा आइसोमर। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब ध्यान से सुनो, ये बोल रहा है क्यों इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, क्यों इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, किससे, इन दोनों से, क्यों है। तो अगर अपन देखना चाहें, यहां पर क्या है, देखो यहां पर एकदम प्योर क्या, परफेक्ट सिमेट्री है, यहां पर क्या, ये सिमेट्रिकल है ये। लेकिन अगर मैं, कैसे सिमेट्रिकल है, देखो अगर मैं इसको बीच में से काटूं तो ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, इसलिए अपन क्या बोलेंगे कि यहाँ पर क्या है, सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझ में आ गया। देखो वहीं पे अगर मैं इसको बीच में से ऐसे काटता हूं तो ये पार्ट मुझे अलग देखने को मिलेगा, ये पार्ट मुझे अलग देखने को मिलेगा। सेम चीज इसमें भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये अलग में देखने को मिलेगा, ये अलग देखने को मिलेगा। यहाँ पर मतलब इन दोनों कंपाउंड में सिमेट्री नहीं है और इसमें सिमेट्री है, जिसके कारण क्या होगा, अगर अपन ऐसे देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट, तो ये क्रिस्टल में अच्छे से फिट हो जाएगा। ठीक है, क्रिस्टल में अच्छे से फिट हो जाएगा, जिसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा।
समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर क्या हो जाएगी, परफेक्ट फिटिंग हो जाएगी क्रिस्टल के अंदर, और अगर क्रिस्टल के अंदर अच्छे से फिटिंग हो जाती है किसी भी मॉलिक्यूल की तो उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। सेम चीज हो गई, इसमें भी क्या है, सिमेट्री नहीं है, इसमें सिमेट्री है। बस यही रीजन लिख के आओगे तुम और अपन ने बी पार्ट यहाँ पे ऐसे खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब अपन सी पार्ट पर चलते हैं। देखो सी पार्ट तुम्हारा क्या बोल रहा है, थायोनिल क्लोराइड मेथड इज प्रिफर्ड फॉर प्रिपेयरिंग अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। देखो ऐसा बोल रहा है ये, कोई भी अल्कोहल ले लो, RO और ये H, ठीक है, इसका यूज हम करते हैं SOCl2 जिसको हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम ही होता है क्या, थायोनाइल क्लोराइड, इसी का नाम होता है। थायो मतलब सल्फर दिख रहा है तुम्हें, क्लोरीन मतलब क्लोराइड दिख रहा है, इसी को पूरे बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, ये अल्कोहल है, ठीक है। इससे हमें बनाने को क्या मिलता है, अल्काइल क्लोराइड, मतलब RCl देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो ध्यान से, यहाँ पे निकल जाएगी SO2, यहाँ पर निकल जाएगी SO2 और HCl ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। क्यों इस अपन प्रिपरेशन में इसको ही प्रेफर करते हैं, ये पूछा है इसने, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज दिख रही है तुम्हें, क्योंकि SO2 गैस होती है और HCl भी गैस होती है, तो जब इसकी प्रिपरेशन हम देखते हैं, ठीक है, तो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है और बाकी के ये दोनों गैस हैं ये ऊपर उड़ जाती हैं। सोचो कोई भी दो चीज बन रही हैं, क्यों है ये तुम्हारे, ये दोनों बाय प्रोडक्ट हैं, ये तुम्हारे क्या है, बाय प्रोडक्ट, ठीक है। ये दोनों के दोनों है तुम्हारे बाय प्रोडक्ट, जिसके कारण क्या होगा, वो तो वापस निकल जा रहे हैं, वो दोनों तो उड़ जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्या जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो तुम्हारा बन जा रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या डिजायर्ड प्रोडक्ट, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब फिर से अपन एक सेंटेंस में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि ये प्रोसेस प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें जो बाय प्रोडक्ट जो कि दो गैसेस बन रही हैं वो उड़ जाती हैं और डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें मिल जाता है, इसलिए अपन इस प्रोसेस को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो ये अपना सी पार्ट हो गया, ठीक है। ए पार्ट हमने बहुत अच्छे से देखा, कौन सा था, उसमें क्या कहता था, -I ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मेन रीजन था। बी पार्ट में तुम्हारा क्या था, क्योंकि सिमेट्री है, ठीक है। और तुम्हारे सी पार्ट में क्या है, क्योंकि जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उस जब तुम्हारा बाय प्रोडक्ट बन रहा है वो दो गैसेस हैं वो उड़ जाते हैं, ठीक है, इसलिए अपन थायोनिल क्लोराइड वाली रिएक्शंस को प्रेफर करते हैं। समझ में आ गया। चलो अब आगे चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा और पार्ट 20 का क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो राइट इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन फ्रॉम 1 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। तो मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई हुई है, जब भी तुम्हें आयोडो अल्कीन बनाना हो तो एक प्रोसेस होती है तुम्हारी, किसकी, फिंकल्स्टीन रिएक्शन होती है तुम्हारी, याद है सबको। उसमें क्या होता है, कुछ नहीं करना, NaI की रिएक्शन करानी रहती है एसीटोन की प्रेजेंस में, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट वही करेंगे जिसको नाम दे दिया जाता है हैलोजन एक्सचेंज भी बोला जाता है, ठीक है। तो देखो तुम्हारा क्या है, तुम्हें बनाना है क्लोरोब्यूटेन से, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे CH3 CH2 यहां पर रहेगा CH2Cl, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन मैं NaI के साथ करा देता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन भी हो सकता है, DMF हो सकता है, DMSO हो सकता है, कोई भी सॉल्वेंट ले सकते हो, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, CH3 CH2 यहाँ पर एक और CH2 और डायरेक्ट बन जाएगा आयोडोब्यूटेन, ठीक है। कुछ नहीं है, ये प्रोसेस होती, देखो फिंकल्स्टीन में RCl है, मान लो कोई भी हैलोजन है, प्लस इसमें मैं करा दूं NaI, इसकी किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में, तो डायरेक्ट मुझे देखने को मिलता है RI प्लस NaCl, ठीक है। सेम चीज इसमें होगा, NaCl बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन है, एक स्टेप में ही हो जाएगी तुम्हारी प्रिपरेशन, अगर तुम्हें वो ये वाली रिएक्शन याद हो, फिंकल्स्टीन रिएक्शन, तो ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया क्या, ए पार्ट, समझ में आ गया। चलो अब देखो बी पार्ट क्या बोल रहा है, आउट ऑफ 2 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ब्रोमो पेंटेन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन और 1 ब्रोमो पेंटेन, विच कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड एलिमिनेशन रिएक्शन एंड वाई, ठीक है। तो हमें ये बताना है, तो चलो अपन सबसे पहले इसके कंपाउंड के बारे में देख लेते हैं। देखो कैसे कैसे देखेंगे इसके कंपाउंड, सबसे पहले मैं बनाऊंगा 2 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है। तो कैसे देखेगा, 1 2 3 4 5, यहां पर होगा ब्रोमीन, ठीक है। बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं, उम्मीद कर लूंगा, H तो तुम लगा ही सकते हो, क्लियर है। अब देखो उसके बाद है तुम्हारा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो मतलब 1 2 इस पे ही ब्रोमीन है और इस पे ही तुम्हारा मिथाइल है, और यहाँ पे कितने का कार्बन है, 1, और ये 4 कार्बन है, हो गया ब्यूटेन।
क्लियर है। अब उसके बाद है तुम्हारा 1 ब्रोमो पेंटेन, तो मतलब क्या होगा, सीधी सीधी चेन है, 2 3 4 5, ये होगा 5 और ये हो गया ब्रोमीन, ये हो गया तुम्हारा 1 ब्रोमो पेंटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन। क्लियर है, ये तुम्हारा क्या है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और ये तुम्हारा 2 ब्रोमो पेंटेन है। ठीक है, अब उनने पूछा है एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो किसमें ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सी होगी, तुम्हें वो बनाना है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो अगर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो हमको पता है, ठीक है, किसी ना किसी में से अल्फा में से H जाएगा, अल्फा में से H जाएगा, क्या होगा वो तुम्हारा डिहाइड्रोब्रोमिनेशन हो जाएगी, डिहाइड्रोब्रोमिनेशन मतलब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन है तो मैंने ब्रोमिनेशन बोला। क्लियर है, तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर जैसे ही एक एक प्रोडक्ट जाएगा तो क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो हमें एक चीज बस देखनी पड़ेगी कि डबल बॉन्ड स्टेबल कहां पर ज्यादा है। ठीक है, हम क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड, स्टेबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड को बस हम देखेंगे, और वहां पर जैसे ही तुम्हारा डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी जिस कार्बन पे दिख रही है या फिर जिस नंबर पे डबल बॉन्ड पे दिख रही है वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अपन वहां पे देख लेते हैं। अगर मैं क्या करूं, यहां से हाइड्रोजन हटाऊं तो डबल बॉन्ड यहां पे आएगा। क्लियर है, तो डबल बॉन्ड यहां पे आएगा। चलो अगर मैं यहां से कटाऊं तो सिर्फ डबल बॉन्ड एक ही चांस है आने का, वो कहां पे आएगा, यहां पे, तो ये ऐसा दिखेगा। क्लियर है, अगर मैं क्या करूं, अब इसमें मेरे पास बहुत सारे चांसेस है, मैं डबल बॉन्ड यहां से भी निकाल सकता हूं, यहां मतलब डबल बॉन्ड यहां भी बना सकता हूं, यहां पर भी और यहां पर भी। ठीक है, अगर मैंने यहां पर बनाया, ठीक है, तो देखो डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी कैसे पे निकालते हैं अपन, डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी वहां पे होती है जितना ज्यादा वो क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूटेड रहेगी तुम्हारी अल्कीन, सब्स्टिट्यूटेड रहेगा डबल बॉन्ड, उतना ज्यादा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। क्लियर हो गया। ठीक है, तो अगर मैंने डबल बॉन्ड यहां पर बनाया तो अल्कीन के ऊपर एक ही सी रहेगा, एक ही सी रहेगा, तो मतलब 2 बार सब्स्टिट्यूशन है, 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। अगर मैं यहां पर बनाता हूं यहां पर, ठीक है, तो क्या देखेगा, देखो ये मैं डब्बा बना रहा हूं, जितने कार्बन जुड़े हुए उनको गिन लो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 बार सब्स्टिट्यूटेड है यहां पर, है ना। और अगर मैंने यहां पर बनाया, ठीक है, यहां पर बनाया ऐसा ये वाले कार्बन के बीच में, तो कितना देखेगा, 1 और ये 2, तो मतलब 2 सब्स्टिट्यूशन है। तो स्टेबिलिटी कहां पर होगी, यहां पर होगी इस वाले कार्बन पे, तो मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, इतना समझ में आ गया, तो मतलब तुम ये वाला डबल बॉन्ड बनाओगे। अब देखो सारों को कंपेयर करो किस पे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे देखो ये वाला तुम्हारा ईन है, 1 कार्बन ये जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन ये जुड़ा हुआ है, तो मतलब 2 बार जुड़े हुए हैं कार्बन डायरेक्टली अटैच, तो 2 सब्स्टिट्यूशन है। क्लियर है, अब यहां पर देखो ये वाला तुम्हारी ईन है, सिर्फ ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, तो मतलब क्या है, 1 बार कार्बन जुड़ा हुआ है, तो मतलब 1 सब्स्टिट्यूशन है, 1 सब्स्टिट्यूशन है। क्लियर हो गया। अब यहां पे बात करो, यहां पे मैं देख रहा हूं ये ईन को मैंने डब्बा बनाया, 1 कार्बन ये है, 1 कार्बन ये है, 1 कार्बन ये है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, ये वाला ईन रहेगा, और अगर ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा रिएक्टिव भी कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा। समझ में आ गया। ठीक है, तो ईन जो तुम्हारा आंसर आएगा तुम्हारा कौन सा आएगा, यहां पर ये वाला आएगा। ठीक है, विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एलिमिनेशन रिएक्शन, तो ये वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा। समझ में आ गया। ठीक है, तो आंसर तुम्हारा क्या होगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 मिथाइल कितना है तुम्हारा, ब्यूटेन, ब्यूटेन। ठीक है, तुम्हारा ये वाला आंसर हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो तुमसे पूछा हुआ है थर्ड वाला पार्ट, गिव आयुपेक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, आयुपेक नेम बताना है तो काफी ज्यादा इजी, एक बार तुम भी ट्राई करके देख लो। ठीक है, नंबरिंग कहां से करेंगे, सबसे पहला आता है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, तो कौन सी देखेंगे हम, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब कहीं से भी जाएंगे तो तुम्हें 5 कार्बन की ही मिल रही है, तो 5 कार्बन तो होंगे ही होंगे। ठीक है, मेन बात अब आती है कि नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना प्रेफरेंस सबसे पहले डबल बॉन्ड को दी जाती है और फिर तुम्हारे हेलोजन वाले को दी जाती है, ये बी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे कहां से, देखो 1 2 3 4 और ये 5, ऊपर भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो मतलब यहां पर तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, 4 वाले कार्बन पर 4 पे तुम्हारा क्या है, ब्रोमो, 4 पे है ब्रोमो, और 4 पर ही है मिथाइल, 4 मिथाइल। ठीक है, कितने कार्बन की चेन है, पेंट। ठीक है, और तुम्हारा इन कहां पे, 2 पे इन है, तो लिखूंगा पेंट 2 इन,
ऐसे, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 इन तुम्हारा आंसर होगा। काफी ज्यादा इजी है, ठीक है, घबराने का इस क्वेश्चन में बस इसने पार्ट्स में दे दिया है, का बाकी सब इजी है। समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब आगे चल, देखो क्वेश्चन नंबर 21 तुम्हारा सेट नंबर 4 का क्या बोल रहा है, हाउ विल यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग एल्कोहल फ्रॉम एप्रोप्रिएट अल्कीन। ठीक है, ये तुम्हारा एल्कोहल बनना है, इसको बनाना है हमें, तो कैसे बनाएंगे, किस अल्कीन से बनाओगे। ठीक है, तो वही वापस से अल्कीन की बात आ गई है, तो क्या देखोगे, जहां पर जब सबसे ज्यादा क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, तो वो वाला आंसर हम चूज करेंगे। क्लियर है, तो एक काम करो, एक एक हाइड्रोजन सबसे हटाओ और OH हटा दो, अल्कीन बना के देख लेते हैं। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा ऐसा दिया है, पहला कंपाउंड मैं बना सकता हूं, कौन सा, देखो ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा है ना, यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये, और यहाँ पे जुड़ा तुम्हारा एक OH, और ये तुम्हारा ऐसा ग्रुप है। ठीक, मैं क्या करूं, यहां से OH को हटाऊं, यहां से एक H को हटा दूं, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड ऐसा आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है, कैसे दिखेगा, देखो ऐसे दिखेगा तुम्हें। क्लियर हो गया ना, ठीक है, तो मतलब ये वाला जो डबल बॉन्ड बन रहा है, ये जो इन है, कितनी सब्स्टिट्यूटेड है, एक ये वाला कार्बन इससे जुड़ा हुआ है और एक ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब 2 बार सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, समझ में आ गया, 2 बार सब्स्टिट्यूशन है। चलो अब और बना के देख लगते हैं। अब क्या हो सकता है, ये वाला OH और ये वाला H निकल जाए तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। चलो देख लेते हैं एक बार बना के, तो ऐसा कैसे दिखेगा, ऐसा ऐसा, यहाँ पर OH है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पर तुम्हारा क्या है, एक CH3 है। समझ में आ गया, ठीक है, तो मतलब अगर मैं इसको ऐसे डब्बे में लॉक करूं, ठीक है, तो क्या बनेगा, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, मतलब कितना है, 3 सब बार सब्स्टिट्यूटेड है। समझ में आ गया इतना, ठीक है। और क्या हो सकता है, अब क्या हो, ये OH और यहां से एक H निकल जाए, तो बात तुम्हारी वही पड़ जाएगी, ये वाली। ठीक है, यहां पर आ जाएगा बस, तो तुम्हारी यही बात पड़ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं देखूं सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, कौन सा, सिडजिफ के अकॉर्डिंग, सिडजिफ क्या बोलते हैं तुम्हारा, जहां पर सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा अल्कीन में, वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो देखो यहां पर मैं देख रहा हूं 2 बार है, यहाँ पे 3 बार है, तुम इस वाले अल्कीन से क्या बना सकते हो, एल्कोहल बना सकते हो। कैसे बनाएंगे सर, यहाँ पे देखो, अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे मैं डाल दूं वाटर, मैं डाल दूंगा वाटर, तो क्या होगा, यहाँ पे H जुड़ जाएगा, यहाँ OH जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा तुम्हारा, देखो ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा, ये OH। ठीक है, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पर H जुड़ गया, तो CH2 हो जाएगा, ये तुम्हारा CH3 है ही, ये CH3 है, ये तुम्हारा, इसको अपन CH2 कहते हैं, ये तुम्हारा CH है, यहाँ पर भी CH3 होगा, और ये भी CH3 है, तो ऐसा तुम्हें कंपाउंड मिल जाएगा। समझ में आ गया, क्या देखना था तुम्हें, जहां पर सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा वो तुम्हारी स्टेबल अल्कीन होगी, ये बात मत भूल जाना, इसी को अपन सिडजिफ रूल भी बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब देखो तुमसे पूछा है बी पार्ट में, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, मैकेनिज्म लिखनी है, काफी ज्यादा इजी है। ठीक है, घबराने की बात ही नहीं है। देखो यहां पर क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या, CH3 CH2, ठीक है, O, इसके ऊपर होंगे 2 लोन पेयर्स, और ये तुम्हारा H। ठीक है, अब देखो H+, मैं टेम्परेचर नहीं लिख रहा हूं, बस समझो, अभी H+ जो है, इसका जो लोन पेयर है इस पे अटैक करेगा, H+ आना चाहेगा तो कहां पे बैठेगा, OH के लोन पेयर पे, तो कैसे देखेगा, देखो CH3 CH2, और यहां पे क्या देखो जुड़ा हुआ है तुम्हारा O, ये एक H और ये एक H। ऑक्सीजन कभी भी 3 बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है, यहां पे बनाता है वो 2 बॉन्ड, इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गया, ये हो गई तुम्हारी पहली स्टेप। अब दूसरी स्टेप में क्या होगा, ये जो दिख रहा है तुम्हें, क्या, ये सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसी को हम बोलते हैं क्या, वाटर। जैसे ही वाटर निकलेगा तो इसका एक का बॉन्ड लेके निकल जाएगा, मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, जिसके कारण यहां पर क्या बन जाएगा, CH3 CH2+, ऐसा। समझ में आ गया, प्लस मतलब ये कार्बन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो लेके भाग गया, कौन सा, तुम्हारा ऑक्सीजन। क्लियर है, साथ ही साथ तुम्हारा क्या निकल गया, यहाँ पे वाटर निकल गया, तो +H2O भी लिख सकते हो, या फिर इस एरो के ऊपर -H2 लिख दो, तो बात समझ में आ जाएगी। क्लियर हो गया। अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज है, ठीक है, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये वाला जो हाइड्रोजन है ये दे देगा। ठीक है, यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो बनता कैसे है, एक बार वो भी देख लो। ठीक है, ये तुम्हारा CH3 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो CH, ये H, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2+। क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन जाएगा बाहर, और ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तब तुम्हें कैसे मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन गया तो बॉन्ड खाली होगा कार्बन के पास, तो वो कहेगा अब मैं क्या करूं, इसको भी जरूरत है, तो वो शेयर कर लेगा, तुम्हारा क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगी। और यही तुम्हारी क्या होती है, इसी को हम बोलते हैं मैकेनिज्म।
ठीक है, यही होती तुम्हारी मैकेनिज्म कब, एल्कोहल की, डिहाइड्रेशन हुआ, सिंपल सी बात है। ठीक है, एसिड की प्रेजेंस में क्या हुआ, H प्लस क्या होता है, एसिड ही होता है, एसिड की प्रेजेंस में अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो गया और डायरेक्ट बन गया अल्कीन। देखो वाटर निकल रहा है और अपना भी वाटर निकला हुआ है। समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो ये रहे तुम्हारे दो पार्ट, काफी ज्यादा इजी रहे होंगे, समझ में तो आ ही गया होगा। चलो अब आगे चल, देखो अब तुम्हारा कौन सा है नेक्स्ट, गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंपाउंड्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, यहां पर तुम्हें टेस्ट बताने हैं भाई इन सब के में से किस किस का किससे डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारा पहला क्या है, यहां पर तुम्हारा पहला दिया हुआ ये देखो प्राइमरी अमाइन और ये तुम्हारा सेकेंडरी अमाइन। तो ये मैं ऑलरेडी सेट नंबर 3 में करा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 11 शायद हमारा था। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कौन सा, वो हिंसबर्ग रिएक्शन, हिंसबर्ग टेस्ट, याद है सबको? तो भाई तुम्हें लगाना है यहाँ पे, ठीक है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड वाला, ठीक है, वो तुम्हें लगाना है यहाँ पे, तुम्हारा वो हो जाएगा। ठीक है, तो चलो वो वाला अपन यहाँ पे ये वाला नहीं देख रहे हैं, इनसॉल्युबल और सॉल्युबल कुछ बनता है, सॉल्ट में सॉल्युबल हो जाता है, वो नहीं होता है। ठीक है, याद आ रहा है? ठीक है, बस उसको थोड़ा सा हिट कर रहा हूं मैं, इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूं। क्लियर? अब देखो सेकंड वाला है तुम्हारा एनिलीन और इथेनामाइन। ठीक है, तो देखो अपन इसके बारे में देख लेते हैं। अगर एनिलीन की मैं बात करूं, एनिलीन ऐसा दिखता है, ठीक है, ये बेंजीन इसके ऊपर दिखता है NH2, ठीक है, और इथेनामाइन कैसा दिखता है, तो मैं देखो CH3 CH2 यहां पर दिखता है ऐसा NH2। ठीक है, ये होता है इथेनामाइन, ये होता है तुम्हारा एनिलीन। अब इन दोनों की रिएक्शन अगर मैं कराता हूं किसकी, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड के साथ, कैसा, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड कैसा दिखता है, N2Cl। ठीक है, ये तुम्हारा प्लस, ये तुम्हारा नेगेटिव। क्लियर? इन दोनों की रिएक्शन मान लो मैंने इसके साथ कराई, तो क्या होता है, ये जो एनिलीन है, ठीक है, ये जो एनिलीन है ये क्या करता है, ये इसके साथ रिएक्शन कर लेता है और बनाता क्या है, ध्यान से देखना। ठीक है, यहां पर ये बनाता है एक डायएजो कंपाउंड, जिसको अब दिखता है तुम्हें ऑरेंज कलर की डाई दिखती है देखने को, ऑरेंज डाई, ऑरेंज डाई। ठीक है, ऑरेंज तुम्हें डाई देखने को मिलती है इसमें, जब भी एनिलीन रिएक्ट करता है इसके साथ। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, समझ में आ गया? कुछ नहीं होता, ये डायरेक्ट जुड़ जाता है, H2 निकल जाएगा, ये Cl निकल जाएगा, साथ ही में ये क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, देखो तो ये तुम्हारा ऐसा होता है। लेकिन जो इथेनामाइन है ये कोई भी रिएक्शन, मतलब नो कलर, इस जब भी इसकी रिएक्शन होगी तो ये कोई भी कलर ही नहीं देगा। ठीक है, तो मतलब इसको टेस्ट को तुम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, इसमें डायरेक्ट क्या करा दो, केमिकल रिएक्शन विथ बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, ये तुम्हारा ऐसा है N2Cl के साथ करा दो। ठीक है, तो तुम्हें एनिलीन ऑरेंज डाई देगा, लेकिन ये कोई भी तुम्हें कलर नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब देखो तुम्हारा जो बी पार्ट है वो बोल रहा है व्हाई एनिलीन डज नॉट अंडरगोज फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो ये डायरेक्ट तुम्हारा एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया हुआ है, वहां पर भी मैंने कराया था, चाहो तो वहां पर भी देख सकते हो। यहां पर क्या हो जाएगा, देखो एनिलीन की मैं बात करूं कैसा दिखता है, ये ऐसे देखो, ये अभी अपन ने देखा एनिलीन NH2, और तुम्हें पता है फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन के लिए या फिर फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन के लिए एक क्या लिया जाता है, रिएजेंट, जिसका नाम होता है एनहाइड्रस AlCl3। और मैंने वहां पर बताया था एनसीईआरटी वाले सॉल्यूशन में कि AlCl3 मतलब एल्यूमिनियम होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और हमें पता है नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर्स। ठीक है, जिसके कारण ये इसको शेयर करके इसके साथ क्या कर लेता है, एक सॉल्ट टाइप का बना लेता है। कैसे दिखता है, यहाँ पे देख लो, ये तुम्हारा ये बेंजीन, ठीक है, ये रहा तुम्हारा बेंजीन NH2, ये बना लेता है बॉन्ड किसके साथ, AlCl3 के साथ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बना लेता है। ठीक है, एक सॉल्ट टाइप का बना लेता है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो ग्रुप बना नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव, नाइट्रोजन के ऊपर आ गया अगर पॉजिटिव, ठीक है, तो ये अपने लोन पेयर इस रिंग को नहीं दे सकता, रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच नहीं कर सकता। समझ में आ गया? ठीक है, जिसके कारण अब जो रिंग हो जाती है क्या, डीएक्टिवेट हो जाती, क्या हो जाता है वो, डीएक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं एनिलीन का, ये क्या होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है जबकि। ठीक है, लेकिन जैसे ही तुम एनहाइड्रस AlCl3 के साथ डाल दोगे, एल्यूमिनियम क्योंकि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, वो इसके लोन पेयर ले लेगा और बॉन्डिंग कर लेगा, तो तुम्हें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। उसके बाद जो भी कंपाउंड बनता है वो रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह वर्क करता है, जिसके कारण आगे की रिएक्शन हो ही नहीं सकती। ठीक है, जो तुम्हारा क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जो आता है CH3+, मान लो अल्काइलेशन की बात कर रहे हैं, तो वो अब रिएक्ट ही नहीं करेगा इसके पास।
समझ में आ गया इतना, ठीक है। तो यही तुम्हारा एक रीजन होता है, मेजर रीजन होता है। तो अपन ने ए और बी पार्ट बहुत अच्छे से देखे। ये वाला पार्ट तुम देख सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये वाला, इनसॉल्युबल सॉल्युबल से है, ठीक है। सॉल्युबल हो जाता है बेस में, इनसॉल्युबल हो जाता है किसमें, बेस में, ठीक है। एक यही चीज होती है। अब कौन सा इनसॉल्युबल कौन सा सॉल्युबल वो एक बार तुम देख के बताओगे। समझ में आ गया, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 23 क्वेश्चन की बात करते हैं। तुम्हारा क्या है, गिव एनी वन प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये पूरा थ्योरेटिकल है, तो इसको अपन अभी देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो बी पार्ट तुम्हारा कंपेयर अमाइलेज विद अमाइलोपेक्टिन, तो ये भी पूरा थ्योरेटिकल है। चलो अब यहाँ पर सी पार्ट से स्टार्ट करते हैं। 2 पार्ट मैंने बताऊंगा तो मैं अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। वो लिखे हुए हैं, वो ध्यान मत दो, ठीक है। उस पे तुम डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेना, उसको समझना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है वो तुम्हारा, ठीक है। तो देखो यहां पर है, व्हाई डू अमाइनो एसिड शोज एम्फोटेरिक बिहेवियर। एम्फोटेरिक मतलब दोनों टाइप के, कौन सा, एसिडिक भी और बेसिक भी, ठीक है। तो इसका रीजन क्या होता है कि अगर मैं बात कर रहा हूं, ये तुम्हारा कोई अमाइनो एसिड है, ठीक है, COOH ग्रुप भी होता है, यहां पर NH2 भी होता है, ठीक है। क्योंकि इसके पास एक एसिड है, ठीक है, इसके पास कौन सा है, एक एसिडिक ग्रुप है, ठीक है। और ये तुम्हारा अमाइंस क्या होते हैं, ये होते हैं बेसिक ग्रुप, ये होता है तुम्हारा बेसिक ग्रुप, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या होगा, मान लो अगर मैंने इसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाला, ठीक है, मान लो मैंने इसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाला, तो अब यहां पर क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये क्या है, एसिड है, तो ये क्या देगा अपना H+ आयन देगा, तो RC, यहां पर एक H है, ये COO माइनस में बदल जाएगा, जैसे ही वो H+ आयन देगा। वो जो H+ आयन छोड़ रहा है, वो तुम्हारा ये जो अमाइन है वो क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और वो अपने आप को प्लस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो मतलब हम देख सकते हैं कि एक ही कंपाउंड के अंदर नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ज्वेटर आयन, इसलिए इसका नाम ज्वेटर आयन भी होता है, ठीक है। तो देखो यही चीज देखने को मिली, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है तो ये H+ दे रहा है, तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है, और वही H+ लेके कौन सा NH2 जो है तुम्हारा NH3 में बदल रहा है, मतलब वो बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है, ठीक है। तो देखिए कर रहा है, ये लूज कर रहा है H+, और ये तुम्हारा गेन कर रहा है H+, तो समझ में आ गया, ठीक है। मतलब इसी के कारण जो तुम्हारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो उसका नेचर क्या होता है, एम्फोटेरिक बिहेवियर वो शो करते हैं। समझ में आ गया इतना, ठीक है। तो बस यही रीजन है, यही लिख के आओगे, क्या करता है, ज्वेटर आयन फॉर्म कर लेता है। अगर तुमने ज्वेटर आयन ही बस लिख दिया तो तुम्हें नंबर कहीं नहीं जा रहे। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। चलो देखो अब तुम्हारे जो 2 पार्ट बचे हुए हैं वो देख लेते हैं। देखो पहला पार्ट तुम्हारा क्या है कि अगर ग्लूकोज की मैं बात कर रहा हूं तो उसमें क्या होता है ना कि जो एल्डिहाइड ग्रुप तो होता है, ठीक है, लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप तुम देखोगे अगर रिंग स्ट्रक्चर में, तो जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो शेयर होता है, ठीक है। यहां पर देखो क्या होता है, डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव कौन सा, सिजिफ्स टेस्ट। हमें पता है एल्डिहाइड कौन सा देते हैं, सिजिफ्स टेस्ट देते हैं, लेकिन यहां पर हमको देखने को मिलता है कि ये टेस्ट नहीं देता है ग्लूकोज। क्यों नहीं देता है, देखो, इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजिनेट सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विथ NaHSO3। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तुम्हारा ऐसा ग्रुप, तुम्हें लिंकेज देखने को मिलेगी, ऐसा दूसरे कार्बन और तुम्हारे S के कार्बन के बीच में, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन शेयर हो रहा है, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन शेयर हो रहा है, ये कायदे से एल्डिहाइड वाला ऑक्सीजन नहीं होता है, समझ रहे हो ना, ये एल्डिहाइड वाला ऑक्सीजन नहीं होता, जिसके कारण क्या टेस्ट देखने को नहीं मिलता, तुम्हें सिजिफ्स टेस्ट देखने को नहीं मिलता। रिंग स्ट्रक्चर देखोगे तो काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया, देखो अब देखो यहाँ पे क्या है, द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलामाइन इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। मतलब उसमें वही बात आ गई कि देखो ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करता, और अगर रिएक्शन नहीं कर रहा है तो ये नहीं बता पा रहा है कि क्या है, यहाँ पर CHO ग्रुप एब्सेंस है या नहीं है। समझ में आ गया, ठीक है। ये दोनों जो चीजें हैं वो बस यही बताना चाहती हैं कि ओपन स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलता है कि एल्डिहाइड है, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम रिंग स्ट्रक्चर आते हैं तो हमें रिंग स्ट्रक्चर एक्चुअल रीजन बताता है कि जो एल्डिहाइड है उसका जो ऑक्सीजन है वो शेयर हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे जो भी एल्डिहाइडिक तुम्हारी कौन सी होती है, रिएक्शन होती है, वो उसको परफॉर्म नहीं कर सकता। समझ में, तो ये तुम्हारा रीजन होता है। अब देखो, इट वॉज फाउंड दैट ग्लूकोज फॉर्मिंग 6 मेंबर रिंग इन विच OH at C5 is involved in the ring formation। वही बताया था मैंने, जो एल्डिहाइड का कौन सा O ग्रुप और यहाँ पे OH का कार्बन, 5th वाले कार्बन का OH ग्रुप, ये एक रिंग फॉर्मेशन करता है ऐसा। समझ में आ गया, ठीक है। तो ना एल्डिहाइड का O अवेलेबल है, और अगर एल्डिहाइड का O ही अवेलेबल नहीं है तो वो रिएक्शन कैसे देगा। समझ में आ गया, तो यही रीजन होता है इसका, ठीक है। तो ये
पूरा 2 स्टेटमेंट को कवर करने के लिए अपन ने ये वाला पॉइंट पढ़ा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो तुम्हारा कौन सा पार्ट है, अब है तुम्हारा कौन सा बी वाला पार्ट। उसमें क्या बोल रहा है, कंपेयर अमाइलेज विद अमाइलोपेक्टिन इन टर्म ऑफ कंसिस्टिंग स्ट्रक्चर। देखो यहां पर क्या है, यहां पर देखते हैं अपन, अमाइलोज इज अ वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट विच कंसिस्ट अबाउट 15 से 20% ऑफ स्टार्च। ठीक है, वहीं पे केमिकली अमाइलोज इज अ लॉन्ग अनब्रांच चेन। ठीक है, तो जो डिफरेंस है वो मेन यही है क्या कि अमाइलोज क्या है, एक लॉन्ग अनब्रांच चेन है विथ क्या है तुम्हारा 200 से 1000 अल्फा डेक्सो तुम्हारा ग्लूकोज यूनिट्स से बनी हुई है, हेल्ड टुगेदर बाय C1C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड लिंकेज। क्लियर है, इतना डायरेक्ट है ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें ज्यादा ध्यान मत दो। ठीक है, देखो इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, डायरेक्ट तुम्हें बताया हुआ है, एक बार तुम क्या देखोगे, स्ट्रक्चर देखोगे, समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है भाई, 15 से 20% तक स्टार्च होता है उसके अंदर, अमाइलोज के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज क्या बोल रहा है वो कि ये अनब्रांच चेन होती है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करता हूं अमाइलोपेक्टिन की, तो ये तुम्हारी कौन सी होती है, ये ब्रांच चेन होती है। ठीक है, ये होती है तुम्हारी ब्रांच चेन। ठीक है, यहां पर क्या है, देखो यहां पर 200 से लेके 1000 क्या रहते हैं, अल्फा यूनिट रहते हैं ग्लूकोज के। ठीक है, वहीं पे मैं बात करता हूं, ये देखो यहां पर क्या है, ये इनसॉल्युबल रहता है वाटर में, ये सॉल्युबल रहता है वाटर में, तो डिफरेंस मेन यही आ रहे हैं। ठीक है, ये सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है। ठीक है, इसमें 80 से 85%, 80 से 85% तुम्हारे क्या स्टार्च प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इट इज अ ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ, यहां पे देखो देखो अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, यूनिट इन विच चेन इज फॉर्म्ड बाय C1 से लेके C4, C1 से लेके C4 के बीच में क्या रहता है तुम्हारा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज रहता है, और यहां पर ब्रांचिंग रहती है किसमें, C1 से लेके C6 के बीच में जो होती है, C1 C6 के बीच में होती है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। समझ में आ गया इतना। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, यहां पर क्या रह रहा है, C1 से लेके C4 तक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, तो यहां पर C1 से लेके C6 तक है। ठीक है, अब यहां पर मेन जो आ रहा है डिफरेंस, एक तो क्या है यहां पे, ये सॉल्युबल है किसमें, वाटर में। ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये तुम्हारी कौन सी है, ये तुम्हारी अनब्रांच होती है, ये तुम्हारी कौन सी होती है, ये ब्रांच चेन होती है। ठीक है, स्टार्च का परसेंटेज इसमें कितना होता है, इसमें 15 से तुम्हारा 20%। ठीक है, वहीं पे इसमें कितना होता है, 80 से 85%। तो बस ये कुछ डिफरेंस है, ये ध्यान रखो, बाकी समझ में आ ही जाएगा। क्लियर हो गया। और अगर स्ट्रक्चरल बेस पे तुमसे पूछा गया, जैसे इसमें पूछा, तो क्या बताओगे तुम, लिंकेज के बारे में बता दोगे। यहाँ पे C1 से 4 होता है, यहाँ पे C1 C6 होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। समझ में आ गया इतना। ठीक है, तो बस तुम्हें यही बताना है, पूरा थ्योरेटिकल था, एक बार एनसीईआरटी पे रीड करोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करते हैं अपना। यहाँ पे सेट नंबर 4 का ये बोल रहा है, कंसीडर द रिएक्शन आर बना रहा है पी, मतलब जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहा है पी में। ठीक है, फॉर विच द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ, मतलब ये ग्राफ बता रहा है कि जो चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो कैसे हो रहा है। ठीक है, ये बता रहा है। चलो अब देखो, पहले पूछा है प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, हम ग्राफ देख के ही बता सकते हैं। ठीक है, और तुम्हारा क्या है, व्हाट डज द स्लोप ऑफ द कर्व इंडिकेटेड, अगर तुम्हें वहां से तुम्हें ग्राफ देख के ही ऑर्डर पता चल गया तो उसी का फॉर्मूला लगा देंगे हम स्लोप में, तो वो आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो चलो देखो, आर से बनाना है पी, हम ये देख रहे हैं जैसे जैसे तुम्हारा जो कंसंट्रेशन है आर का वो कम हो रहा है, तो मैं लिखूंगा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के डायरेक्ट, जो तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं टी हाफ के। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, जैसे जैसे तुम्हारा टाइम जाते जाए कंसंट्रेशन भी सेम हर बार एक्सपोनेंशियली कम होते जाए, वो क्या होता है तुम्हारा, उसको कहते हैं हम, वही ऑर्डर होता है तुम्हारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हो गया है ना। इस ही रिएक्शन का नाम होता है जब तुम्हारा जो क्या रहता है, एकदम ही डिपेंडेंट क्या रहता है, इस पे कंसंट्रेशन पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, मतलब जैसे जैसे तुम्हारा टाइम चेंज होते जा रहा है वैसे वैसे सेम अमाउंट, मतलब सेम क्वांटिटी में तुम्हारा कंसंट्रेशन भी चेंज होते जा रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो होता है। ठीक है, इसका ग्राफ क्या कहता है, हमको पता है कि रेट इज इक्वल टू क्या होता है, इसमें रेट इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा के,
और वो किस पे डिपेंडेंट रहता है, टी पे। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे माइनस के और ये तुम्हारा जो टी, ऐसा ये बनता है। ठीक है, तो जो तुम्हारा कंसंट्रेशन बढ़ रहा है वहां पर स्लोप क्या बनेगा, इसको मैं कंपेयर कर दूं, y इज इक्वल टू क्या होगा, mx। m क्या होता है, स्लोप, m होता है स्लोप। ठीक है, x पे क्या होता है, टाइम, तो ये देखो टाइम है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू स्लोप है तुम्हारा, तो ये हो जाएगा माइनस के। ठीक है, तो सेकंड वाले का आंसर, व्हाट डज द स्लोप ऑफ द कर्व इंडिकेटेड, देखो ये तुम्हारा k होगा, वही तुम्हारा स्लोप इंडिकेट कर रहा है क्या, कि माइनस के होगा उसका स्लोप। क्लियर हो गया, तो ये तुम्हें बताना था। क्लियर है, ठीक है, ये तुम्हारी कौन सी ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो बस सिंपल सिंपल सीधे सीधे लिख के तुम्हें आना है और बस आंसर लिख के आना है। ठीक है, एक तो जीरो ऑर्डर और माइनस के उसका स्लोप होगा, बस इतना ही लिखना था। ठीक है, कैसे लिखोगे, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। बस क्लियर है, समझ में आ गया। चलो आगे देखो, 25th क्वेश्चन तुम्हारा बी पार्ट, इसका क्या बोला, द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस इतने से इतना। ठीक है, कैलकुलेट ईए एक्टिवेशन एनर्जी निकालिए एज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज विद द टाइम, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो मैं एक्टिवेशन एनर्जी निकाल रही है। और इसका मतलब क्या होता है कि 4 टाइम्स तुम्हारा क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन हो गई है। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं K1 पर, मतलब पहले रेट पर कितना था, टेम्परेचर इतना था, और दूसरे पे इतना हो गया। ठीक है, तो यहां पर K2 कितना हो गया तुम्हारा, 4 टाइम्स हो गया किसके, K1 के। समझ में आ गया इतना। ठीक है, मतलब पहली जो रेट है उसके 4 गुना हो गया सेकंड रेट। समझ में आ गया। ठीक, चलो देखो यहां पर तुमसे क्योंकि ईए पूछा है तो कुछ नहीं करना, अर्नियस इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट लगा लो। क्या बनेगा देखो, log K2 बाय K1 इज इक्वल टू हो जाएगा EA 2.303 इंटू आर, यहां पर टेम्परेचर कैसे लिखते हैं, 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, आर की वैल्यू उसने गिवन दी हुई है, टेम्परेचर तुम्हें भी गिवन दिया हुआ है, EA की वैल्यू निकालनी है। चलो देख लेते हैं यहाँ पे, log, क्योंकि ये 4 टाइम्स हो चुका है K1 के, तो मैं ऐसे लिखूंगा 4K1 अपॉन K1। समझ में आ गया इतना। ठीक है, देखो क्या किया है, ये 4 टाइम्स था तो मैंने सीधे वैल्यू पुट कर दी किसकी, K2 की, ये गिवन था हमें। ठीक है, ये क्या था, गिवन, ये देखो समझ में आ गया। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दी, EA हमें निकालना है तो जैसे का तैसा रख दिया, 2.303, ये तो गिवन ही होता है भाई, ये तो पूरे कांस्टेंट ही है। आर की वैल्यू कितनी है देखो, 8.314। यहां पर टेम्परेचर कितना हुआ है, टेम्परेचर पहला टेम्परेचर कितना था, 293 केल्विन, माइनस सेकंड टेम्परेचर कितना हो गया, 313 केल्विन, 313 केल्विन। ठीक है, समझ में आ गया इतना, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, log 4, K1 से K1 कैंसिल, log 4 बचा इज इक्वल टू EA। ठीक है, 2.303 इंटू 8.314, ये कैसे आएगा, 313 माइनस 293, क्या भाई एलसीएम ले लिया बस। ठीक है, और कुछ नहीं किया, 293 इंटू 313, ऐसा आ गया। समझ में आ गया, सारी वैल्यूज को इधर लेके आ जाओ। log 4 कितना गिवन होगा तुम्हें, log 4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.36 ऐसा कुछ होता है तुम्हारा। ठीक है, ऐसा तुम्हारा कुछ वैल्यू होती है उसकी। ठीक है, तो वो तुम लोग देख लेना। यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू 2 की वैल्यू निकाल लो ना, इंटू 2 कर देना उससे बाकी। ठीक है, यहाँ पे तुम इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर EA की वैल्यू जब तुम निकालोगे, ठीक है, EA की वैल्यू तुम्हारी आएगी 52862 जूल आ जाएगी। ठीक है, ऐसा क्योंकि ये जूल में है तो ये तुम्हारे किस में आएगा, जूल में आएगा। और अगर तुम्हें इसको कैलकुलेट करना है किसमें, किलो जूल में, तो 1000 से डिवाइड कर दो, 52.862 kJ मोल इनवर्स तुम्हारी क्या आएगी, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी निकल आएगी। क्लियर हो गया। ठीक है, और log 4 की वैल्यू वो जनरली देता है। ठीक है, तो घबराने की बात उसमें है नहीं। ठीक, समझ में आ गया, या फिर log 2 5 तक तो याद कर ही लो। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, जिसमें ज्यादा घबराने की बात ही नहीं थी। डायरेक्ट तुम्हें वैल्यूज पुट करनी थी किसको, किस इक्वेशन में, ये वाले, ये मत भूल जाना, क्वाड्रपल्स का मतलब 4 टाइम्स होता है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, चलो आगे देखो, अब है तुम्हारा कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर लिखा हुआ ड्रॉ द प्लॉट ऑफ LNK वर्सेस 1/T। टेम्परेचर का बताना है तुम्हें यहाँ पे और रेट कांस्टेंट का। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, फॉर अ केमिकल रिएक्शन व्हाट डज द इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट
व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्लोप एंड एक्टिवेशन एनर्जी EA, ये बताना है, काफी ज्यादा इजी है। ठीक है, तो हमको पता है एक चीज कि ln k इज इक्वल टू होता है माइनस EA/RT। ठीक है, तो इसको मैं 1/T लिख रहा हूं। ठीक है, यहां पे देखो ऐसा, ठीक, यहां पर ये होता है प्लस लॉग, मतलब ln A होता है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ln A। क्लियर हो गया। ये इसको अगर तुम कंपेयर करना चाहो कर सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c से। यहां पर y क्या है, y इज इक्वल टू ln k है। ठीक है, x इज इक्वल टू 1/t है। m मतलब होता है तुम्हारा स्लोप, और स्लोप तुम्हारा क्या है, देखो यहाँ पे माइनस EA/R तुम्हारा स्लोप है। समझ में आ गया। और c मतलब तुम्हारा होता है कांस्टेंट, वो तुम्हारा क्या है, ln A है। समझ में आ गया। इसका अगर तुम ग्राफ देखो तो ऐसे बनता है, देखो ये ऐसे ग्राफ बनता है। ये होता है तुम्हारा ln k, x एक्सिस पे होता है 1/t, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 1/t, और ये स्लोप ऐसा जाता है, पूरा स्लोप ऐसे जाता है, ln का स्लोप है। ठीक है, यहाँ पे देखो तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस EA/R। ठीक है, ये आता है तुम्हारा स्लोप किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। समझ में आ गया। ठीक है, ऐसे एरो होगा, मतलब ये ऊपर साइड और ये आगे साइड। क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहां पर तुम्हारा ये होता है ड्रॉ द प्लॉट, यहाँ पर ने ड्रॉप किया, ये प्लॉट होगा। ठीक है, फॉर अ केमिकल रिएक्शन व्हाट डज द इंटरसेप्ट मींस। ठीक है, मतलब इसका मींस क्या होता है, तुम्हारा स्लोप होता है ना। और यहाँ पे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्लोप एंड EA, तो स्लोप और EA के बीच में क्या है, देखो m इज इक्वल टू कितना है, माइनस EA/R है। ये तुम्हारा रिलेशन है। क्लियर आ गया यहाँ पे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब अपन आगे चलते। तुम्हारा बी पार्ट देखो, बी पार्ट तुम्हारा कौन सा है, बी पार्ट तुम्हारा बोल रहा है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 30 मिनट्स फॉर 20% डिकम्पोजिशन। ठीक है, कैलकुलेट टी हाफ निकालना है तुम्हें। यहाँ पर लॉग की तुम्हें 2 की वैल्यू दी हुई है, मैंने वहां पर 4 की वैल्यू क्या बताई थी, 4 में 2 की वैल्यू बता दी थी। ठीक है, यहाँ पे कितना होता है, 4 की वैल्यू इसकी डबल हो जाएगी, कितनी, 0.602 हो जाएगा। ठीक है, log 4 की वैल्यू ये होगी। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, वो गिवन देता है। चलो उसको छोड़ो, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 30 मिनट में क्या हो रहा है, 20% डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो हमें टी हाफ निकालना है उस रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो हमें जो डाटा गिवन है वहां से अपन निकाल लेते हैं, फिर टी हाफ निकाल लेंगे। टी हाफ कैसे निकलता है, देखो टी हाफ इज इक्वल टू होता है तुम्हारा 0.693/k। ठीक है, यही होता है। लेकिन हम सब चीज तो निकाल लें, लेकिन के की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं। के की वैल्यू नहीं है तो हमें के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, देखो इस रिएक्शन से ही निकाल लेते हैं के की वैल्यू। के इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा 2.303 बाय टाइम लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन किसी भी चीज का कितना होता है, 100 ही होगा, अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन इसका क्या होगा वो देखते हैं। यहां पर 20% डिकम्पोजिशन हो चुका है, तो हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में 100% होगा। 20% डिकम्पोजिशन हो चुका है फाइनल टाइम पे, तो कितना बचा इसका, 80 हो जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 80, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पे अपन वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, k इज इक्वल टू कितना आएगा, 2.303 अपॉन टी कितना देवाने, देखो 30 मिनट्स में हो रही है तुम्हारी। ठीक है, लॉग यहां पे हो जाएगा 10/8। क्लियर है, यहां पर k की वैल्यू निकालोगे, कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.007। ठीक है, ये तुम्हारी कितनी आएगी, k की वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, बस यही वैल्यू सीधी उठाओ उसमें पुट कर दो, तो क्या आएगा, टी हाफ फॉर दिस रिएक्शन कितना होगा, 0.693 अपॉन 0.007, तो टी हाफ लगभग आएगा 99 मिनट्स। ठीक है, 99 मिनट में तुम्हारी क्या हो जाएगी, ये वाली जो रिएक्शन है पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। समझ में आ गया, मतलब टी हाफ पूरी की पूरी खत्म नहीं, टी हाफ मतलब 50% डिकम्पोजिशन तक पहुंचते तक कितना हो जाएगा इसका, 99 मिनट्स बीत चुके होंगे। समझ में आ गया। मान लो ऐसा देखो, ए जो है वो डिकम्पोज हो रहा है बी तक। ठीक है, 20 मिनट को अगर बी बनने में 20 मिनट लगे हैं। ठीक है, जब उसका क्या हो गया, 20% डिकम्पोजिशन हो गया है, मतलब फिर से देखो, ए से बी तक जब ये डिकम्पोज हो चुका है कितना, 20%, तो उसको लग चुके हैं कितना, 30 मिनट। तो जब ये 50% बी का कंसंट्रेशन होगा तो तब होंगे उसमें कितने, 99 मिनट्स। क्लियर हो गया,
ये बोलना चाह रहा हूं मैं। जब इसका कंसंट्रेशन 50 तक पहुंच जाएगा तो इसके तुम्हारे लगभग 99 मिनट्स बीत चुके होंगे। क्लियर है? तो यही तुम्हारा आंसर हो गया, काफी ज्यादा इजी था, सिर्फ वैल्यूज को पुट करना था। अब अपन आगे चलते हैं। देखो 27वां क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोल रहा है, कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन करना है भाई, तो पूरे कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे तुम्हें, तो ध्यान से देखते चलना। ठीक है, पैरा नाइट्रोटोलुइन से तुम्हें बनाना है 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो चलो अपन देख लेते हैं। यहाँ पे जहां पर अगर मैं क्या बन रहा हूं, पैरा नाइट्रो, मतलब पैरा पे एक पे जगह मैंने नाइट्रो जोड़ दिया। ठीक है, ऐसा, और यहां पर जोड़ा हुआ है CH3, ऐसा। ये हो गया टोलुइन, ये हो गया पैरा पे नाइट्रो ग्रुप। बनाना क्या है तुम्हें, 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो लास्ट में एकदम लिख दे रहा हूं मैं ऐसा, 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, ऐसे बनाना है। ठीक है, दूसरे पे रहेगा ब्रोमी, और यहाँ पे बेंजोइक एसिड है तो COOH ग्रुप रहेगा। अब यहां पर तुम ये देख लो कि क्या क्या तुम्हें करना है। ठीक है, COOH ग्रुप है। ठीक है, तो मतलब मैं COOH ग्रुप कहां से लेके आ सकता हूं, मुझे एक चीज पता है कि अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज कर दूं KMNO4 से, ठीक है, तो वो डायरेक्ट क्या बना देगा तुम्हारा, COOH बना देगा। ठीक है, तो एक चीज तो तुम्हें पता है। दूसरी चीज ये है कि तुम्हें NO2 की जगह पे Br लेके आना है, तो वो कैसे लेके आओगे। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना। ठीक, अगर मैं क्या करूं, इसका करा दूं ब्रोमिनेशन, इसका मैं करा दूं ब्रोमिनेशन। ठीक है, तो Br आ जाएगा कहां पे, देखो CH3 क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है। ठीक है, तो क्या करूं, इसके रिस्पेक्टिव में क्या हो जाएगा, इसका ब्रोमिनेशन। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना। ठीक है, ये नीचे लिखा है, मैं इसको उल्टा लिख रहा हूं। ठीक है, ऐसा CH3 यहां पर लग जाएगा ब्रोमीन ऑर्थो पोजीशन पर, और यहां पे NO2 तो पहले से है ही है। समझ में आ गया इतना। ठीक है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस इसको मैंने उल्टा लिख दिया ऐसा। ठीक है, ऐसा बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन आ गया। तो चलो मेरे पास इतना चीज तो आ गई है, कितनी, इतनी चीज आ गई है। अब मैं क्या कर सकता हूं कि मुझे ये सिर्फ हटाना है, इसको हटाना है, तो इसको हटाने के लिए मैं क्या करूं। ठीक है, तो देखो जहां पे मैं इसका रिएक्शन करा दूं किसके साथ, SnHCl, SnHCl जो क्या करेगा, इसको कर देगा रिड्यूस, रिडक्शन कराएगा, तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, यहां पर तुम्हारा ऐसा बन जाएगा। देखो ये बना तुम्हारा CH3, ये Br जुड़ा हुआ है ना, ये बन जाएगा तुम्हारा क्या, NH2। जैसे ही तुम्हें NH2 दिख गया, तो अब अपन क्या करा सकते हैं, इसका NaNO2 प्लस HCl करा दूं। ठीक है, तो क्या बनेगा, डायजोनियम सॉल्ट। तो बना दो डायजोनियम सॉल्ट, ऐसे बनेगा। देखो ये CH3, ये Br, और यहां पर तुम्हें क्या मिलने को, देखने को मिलेगा N2Cl। कुछ नहीं करना। अब देखो अगर मुझे N2Cl को हटाना है, सिर्फ बेंजीन की प्रिपरेशन करती, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे वाटर डाल दूंगा। वाटर डाल दूंगा तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, यहां पर डायरेक्ट तुम्हें ऐसा वाला ग्रुप देखने को मिल जाएगा। वाटर के साथ साथ तुम देखोगे तो ये सिर्फ ये हटा अभी। ठीक है, तुम्हें ये वाला भी तो डालना है, तो देखो पहले तुम डाल दो वाटर, और दूसरे में डाल दो तुम KMNO4, KMNO4, तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, COH ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, स्टेप वाइज ही देख लेते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं। देखो क्या हुआ, यहां पर मैंने क्या डाला, वाटर डाला। जैसे ही मैं वाटर डालूंगा तो क्या मिलेगा, देखो ऐसा, ये CH3, ये Br, और यहां पर सिर्फ ये N2 गैस है, वो निकल जाएगी बाहर। कोई अच्छी लिविंग ग्रुप होती तो ये तुम्हारा बाहर निकल जाएगा, तो तुम्हें सिर्फ देखने को ऐसा मिलेगा। अब क्या कर दो, इसको ऑक्सीडाइज कर दो, किसकी प्रेजेंस में, KMNO4 की प्रेजेंस में। तो क्या मिलेगा, CH3 जो है COOH में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और यहां पर तुम्हें क्या मिलेगा, Br देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो गया, 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये तुम्हारा 6 की रिंग, 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। क्लियर है? तो इतनी सारी प्रोसेस से तुम्हें जाना पड़ेगा। एक ही बार में मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं। देखो यहां पर क्या क्या मैंने किया। ठीक है, ये NO2 ग्रुप है, ये तुम्हारा CH3 ग्रुप है। देखो अब मैं एक ही बार में लिख रहा हूं। पहले मैंने किया ब्रोमिनेशन, पहले मैंने किया ब्रोमिनेशन। ठीक है, समझ गया? ठीक है, जैसे ही मैंने ब्रोमिनेशन किया तो दूसरे में मुझे करना पड़ेगा क्या, इसका रिडक्शन। तो मैंने SnHCl डाल दिया, रिडक्शन हो गया। तीसरे में जैसे ही मैंने रिडक्शन कर दिया तो NaNO2 प्लस HCl डाला, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे वो चाहिए ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, H2O डाल दूंगा, और लास्ट प्रोसेस में क्योंकि मुझे CH3 से चाहिए है COOH, तो मैं डाल दूंगा उसमें KMNO4। खत्म। तो ये क्या कर देगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तुम्हारा ऐसे बन जाएगा।
समझ में आ गया। कभी कभी वो ऐसे भी दे सकता है या फिर तुमसे ऐसा कन्वर्जन भी पूछ सकता है। क्लियर हो गया, काफी ज्यादा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखो ये हो गया तुम्हारा पहला वाला। अब दूसरा बनाना तुम्हें प्रोपेनोइक एसिड से एसिटिक एसिड। 3 कार्बन से 2 कार्बन पे तुम्हें आना है। ठीक है, तो देखो 1 कार्बन तुम्हें हटाना है, तो अपन क्या क्या, क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी दिमाग लगाओ जब तक मैं तुमको बताता हूं। ठीक है, देखो देखो 3 कार्बन है तुम्हारे, कैसे देखेगा, CH3 CH2, यहां पर C डबल बॉन्ड O और ये OH ऐसे देखेगा, है ना। अगर मैं इसका कर दूं अमोनोलाइसिस, मतलब HNH2 के साथ रिएक्शन करा दूं, तो कैसे देखेगा, देखो यहां से वाटर निकल जाएगा -H2O, देखो क्या बनेगा, यहां बन जाएगा तुम्हारा CH3 CH2। ठीक है, क्या बना, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH2। ठीक है, अब रिएक्शन का नाम बता दो जल्दी से, मैं नहीं बताऊंगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं Br2KOH के साथ, NaOH भी ले सकता हूं। ठीक है, तो हमें पता है डायरेक्ट क्या देखने को मिलता है, CH3 CH2 और NH2 देखने को मिलेगा। कौन सी रिएक्शन है ये, इसी को बोलते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, डिग्रेड हो गया है, इसी को बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। जब भी एक कार्बन तुम्हें हटाना हो तो तुम हमेशा यही रिएक्शन की मदद लोगे। समझ में आ गया इतना। ठीक है, अब देखो अगर मुझे एक रिएक्शन का नाम पता है, एक टेस्ट का नाम पता है जिसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड टेस्ट, जो तुम्हारा प्राइमरी अमाइन देता है, अगर मैं इसको नाइट्रस एसिड डाल देता हूं तो मुझे देखने को मिलता है यहाँ पे अल्कोहल। क्या मिलता है, मुझे अल्कोहल देखने को मिलता है। समझ में आ गया, मतलब जब भी तुम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे, किसकी, प्राइमरी अमाइन की, तो तुम्हें एक अल्कोहल देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको क्या कर दूं, देखो अल्कोहल से मुझे जाना है कार्बोक्सिलिक एसिड पे, मैं यहां पर कर दूं स्ट्रांगली इसको ऑक्सीडाइज, तो मुझे देखने को मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O, ये O और ये H, तो ये क्या मिला मुझे देखने को, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो देखो हम प्रोपेनोइक एसिड से चले थे, एसिटिक एसिड पर हम रुक गए। ठीक है, देखो क्या हुआ, 3 कार्बन थे, 2 कार्बन बचे, 1 कार्बन कम हो गया। कैसा, सबसे पहले मैंने किया अमोनोलाइसिस, फिर मैंने किया हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, फिर मैंने किया नाइट्रस एसिड टेस्ट, और उसके बाद मैंने डायरेक्ट ऑक्सीडाइज कर दिया। सिंगल स्टेप में कैसे लिखेंगे वो और देख लो। देखो सिंगल स्टेप में कैसे देखेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये OH। क्या किया मैंने पहले, देखो ये तो हमारा था, सबसे पहले मैंने क्या किया, NH3 डाला, अमोनियोलाइसिस किया पहला। दूसरा मैंने क्या किया, जैसे ही अमोनियोलाइसिस डाला तो मैंने क्या कर दिया, उसको हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कर दी। ठीक है, क्या डाला मैंने, Br2KOH KOH। समझ में आ गया। जैसे ही मैंने ये डाला उसके बाद मैंने क्या किया, इसका नाइट्रस एसिड टेस्ट HNO2। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। उसके बाद तो डायरेक्ट तुम सबको पता है कि क्या कर दो, इसका ऑक्सीडेशन कर दो या ऑक्सीडाइजिंग कर दो, या मतलब KMNO4 डाल दो या फिर K2Cr2O7 डाल दो, तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। काफी ज्यादा इजी, घबराने की बात ही नहीं। चलो अब जाओ तुम्हारा क्या बी पार्ट, एन अल्कीन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10। ठीक है, ऑन ओजोलाइसिस गिव अ मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड्स। ठीक है, बी और सी। ठीक, कंपाउंड बी गिव्स पॉजिटिव फेल्हिंग्स टेस्ट। ठीक है, एंड ऑल्सो रिएक्ट विथ आयोडीन एंड NaOH। आयोडीन और NaOH बोल रहा है, मतलब क्या है तुम्हारा I2 प्लस NaOH, मतलब ये कौन सा टेस्ट दे रहा है तुम्हारा, आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट। और आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए सबसे जो मेन चीज होती है वो क्या होता है कि टर्मिनल पर CH3 ग्रुप होना चाहिए। टर्मिनल पर क्या होना चाहिए, CH3 ग्रुप होना चाहिए। किसके टर्मिनल पर, कार्बोनिल कंपाउंड के। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर ये हो गया, कंपाउंड C डज नॉट गिव फेलिंग्स टेस्ट सॉल्यूशन बट फॉर्म्स आयोडोफॉर्म। आइडेंटिफाई दी कंपाउंड A B एंड C। अल्कीन कौन सी होगी, ठीक है, B और C। जो तुम्हारा एक फेलिंग टेस्ट दे रहा है वो कौन सा होगा, और जो एक फेलिंग टेस्ट नहीं दे रहा है लेकिन आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है वो कौन सा होगा, तुम्हें बताना है। ठीक है, तो देखो ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, देखो अगर मैं बता रहा हूं C5H10 है तो ऐसे देखेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गए। डबल बॉन्ड कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है, तो ये कितने हो गए, 3 2 5 हो गए। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज बता देता हूं यहां पर, अगर ऐसा है तो दोनों एल्डिहाइड तुम्हें देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे ही मैं करूंगा ऐसा, यहां पर एक O लगा दूं, यहां पर एक O लगा दूं, हो गया ओजोनोलाइसिस। ठीक है, अब वो हार्ट शेप बना होगा,
ठीक है, वो मैं बाद में बता दूंगा, अभी ऐसे शॉर्ट में समझो। यहाँ पे मैं O लगा दूंगा तो डायरेक्ट तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, CH3 CHO, और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा तुम्हें, प्लस CHO CH2 CH3। ठीक है, तो यहां पर ये तो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा और ये दोनों के दोनों फेलिंग टेस्ट देंगे। मतलब देखो, अगर दोनों एल्डिहाइड बनते तो दोनों फेलिंग टेस्ट देते। ठीक है, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ब्रांच प्रेजेंट है, एक तुम्हारा क्या है, एक तुम्हारा कीटोन है और एक तुम्हारा क्या है, एल्डिहाइड है। क्यों? क्योंकि कीटोन फेलिंग टेस्ट नहीं देता, समझ में आएगा, कीटोन फेलिंग टेस्ट नहीं देता लेकिन एल्डिहाइड देता है, तो ये तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, तो देखो तुम्हारा कैसा हो सकता है, देखो कीटोन कब बनता है, जब कम से कम एक ब्रांच तो हो ऐसा, और डबल बॉन्ड वहीं पर हो। ठीक है, तो सी यहाँ पे 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ठीक है, तो मैं हाइड्रोजन 10 काउंट करने, चलो कर लेते हैं। यहाँ पर 3 होंगे, ठीक है, यहाँ पर कितना होगा 1, तो ये होगा 4, और यहाँ पर 1 भी नहीं होगा, तीनों 3 यहाँ पे होगा, तो कितने हो गए 8। देखो ये 3, ठीक है, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर कितने होगा, 1 भी नहीं, ये CH3 और ये CH3, 3 3 6 और 3 9 और 1 10, तो ये कितना हो गया तुम्हारा, C5H10 हो गया। अब मुझे करना है ओजोनोलाइसिस। क्या करूंगा मैं, यहां पे मैंने जैसे ही तोड़ूंगा, यहां पर एक O आएगा, यहां पर एक O आएगा। ठीक है, तो देखो क्या देखने को मिलेगा तुम्हें, इसका मिक्सचर टूटेगा तो ऐसे मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, प्लस क्या मिलेगा तुम्हें देखने को, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है तो ये बनाएगा एल्डिहाइड। क्या बनेगा देखो, C डबल बॉन्ड O, यहां पर एक H है और ये CH3। ठीक है, तो एक देखने को तुम्हें मिल रहा है, क्या इसको मैं बोलूंगा कौन सा एल्डिहाइड, इथेनॉल्डिहाइड बोल सकता हूं, एथेनल बोलूंगा मैं इसको, एथेनल। और इसको कि मैं क्या बोलूंगा, देखो एसीटोन, एसीटोन प्लस एथेनल देखने को मिल रहा है। अब कौन सा कौन देगा कौन नहीं देगा, तो फेलिंग टेस्ट तुम्हारा ये देगा एल्डिहाइड, और ये टेस्ट आइडोफॉर्म भी देगा। क्यों देगा, क्योंकि देखो एक टर्मिनल पर CH3 ग्रुप है, समझ में आ गया, तो ये आइडोफॉर्म और फेलिंग देगा। अब इसमें से देखो कौन सा आइडोफॉर्म और फेलिंग दे रहा था, कंपाउंड बी गिव्स पॉजिटिव फेलिंग्स एंड आल्सो रिएक्ट विद आयोडीन। तो मतलब कंपाउंड बी तुम्हारा क्या है, ये है एथेनल, तुम्हारा क्या है कंपाउंड बी, समझ में आ गया। अब कंपाउंड सी कौन सा होगा, फिर एसीटोन होगा। क्यों होगा, कंपाउंड सी डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट, तो ये फेलिंग टेस्ट नहीं देता कीटोन। ठीक है, बट परफॉर्म्स कौन सा, आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म देगा क्योंकि टर्मिनल पे क्या है, देखो CH3 और CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। समझ में आ गया, दो चीज दिमाग तुम्हें स्टार्टिंग में ही लगाना पड़ेगा, कौन सा फेलिंग देगा कौन सा नहीं देगा, समझ में आ गया। ठीक है, तो अब देखो ए तुम्हारा क्या है, ए तुम्हारा ये है, ए का नाम लिख लोगे, देखो क्या है 1 2 3 4, 4 है, 4 की चेन है, तो मतलब क्या होगा, देखो 1 2 3 4, चलो ना काउंट कर लो 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो 2 मीथाइल ब्यूटेन है, ब्यूट। ठीक है, यहां पर देखो कितने सेकंड नंबर पर तुम्हारा क्या है, इन है, तो 2 इन, 3 मिथाइल 2 ब्यूटीन, ब्यूट 2 इन या फिर 2 ब्यूट इन, जैसे लिखना हो तुम्हें। क्लियर हो गया इतना, तो तुम्हारा ये आंसर होगा, ए हो जाएगा ये, बी तुम्हारा कौन सा होगा, जो दोनों टेस्ट दे रहा है तुम्हारा कौन सा, फिर इसको बोलेंगे एथेनल, और ये तुम्हारा सी हो जाएगा तुम्हारा, किसको बोलते हैं एसीटोन, समझ में आ गया, या फिर प्रोपेनोन, जैसे बोलना तुम्हें, प्रोपेनोन एसीटोन, उसका जो मेन कॉमन नेम है वो एसीटोन है, और तुम्हारा जो आयुपेक नेम है वो तुम्हारा प्रोपेनोन है। समझ में आ गया इतना, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया कौन सा पार्ट, बी पार्ट। ठीक है, चलो अब आगे चल, देखो 27 का और पार्ट तुम्हारा क्या बोल रहा है, कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। ठीक है, इनमें से तुम्हें कुछ नहीं करना, कन्वर्ट करना है किससे, बेंजोइक एसिड से तुम्हें बनाना है एनिलीन, तो काफी ज्यादा इजी है। चलो यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले तुम्हें बेंजोइक एसिड पता होना चाहिए, ये क्या होता है, COOH होता है। क्लियर हो गया, कहां जाना है तुम्हें, एनिलीन तक जाना है, तो मैं यहां पर एनिलीन बना देता हूं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एनिलीन NH2। ठीक, यहां पर तुम्हें क्या दिख रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखूंगा तो तुमसे ही बन जाएगा। देखो यहां पे मैं बॉन्ड बना दूं, यहां डबल बॉन्ड O लगा दूं, तो तुम्हें पता है इसकी जगह पे तुम्हें क्या चाहिए, एक NH2 चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं क्या करूं, इसकी रिएक्शन करा दूं, NH, यहां पर एक H होगा और यहां पे NH2, ये क्या है तुम्हारा अमोनिया। अगर मैं अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन करा दूं तो क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा यहां से और पूरा का पूरा कंपाउंड जुड़ जाएगा। देखो क्या बनेगा यहाँ पे, ऐसा ये तुम्हारा बना बेंजीन, इस पे तो कोई चेंज नहीं आया, यहां पर C डबल बॉन्ड O और NH2। ठीक है, अब एक चीज करना है तुम्हें, बस ये बेंजीन की जगह पे ये चाहिए,
ठीक है, मतलब इसकी जगह इसको हटा दूं अगर मैं और ये बेंजीन कंपाउंड इससे जोड़ दूं, तुम्हारा क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। और ये एक रिएक्शन का नाम होता है, सीधे यहां पे मैं कर दूं Br2 और KOH डाल दूं, एक्वस KOH, तो क्या होगा, इसी रिएक्शन का नाम होता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। पढ़ी होगी मेरे ख्याल से, तो मैंने ही कराई है भाई। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये तुम्हारी क्या होती है, एक रिएक्शन होती है। डिग्रेडेशन वर्ड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहां से कार्बन जो है वो हट जाता है, एक कार्बन कम हो जाता है। ब्रोमाइड क्यों, क्योंकि ब्रोमीन की मदद से हो रहा है। ठीक है, ब्रोमाइड लग रहा है, मतलब क्या बनेगा, अमाइड बनेगा, देखो बन गया NH2। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आ जाओ, यहां पे इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब है तुम्हारा ब्रोमोमीथेन से एथेनॉल बनाना है। ठीक है, तो देखो कैसे कैसे बना सकते हैं। ब्रोमोमीथेन क्या होता है तुम्हारा, CH3, यहां पर Br होगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब दो तीन चीजें जा सकता हूं मैं, दो तीन चीजें करके जा सकता हूं। अगर मैं यहां पे क्या करूं, डायरेक्ट KCN डाल दूं, HCN डाल दूं, KCN डाल दूं, तो क्या बनेगा, देखो यहां बन जाएगा CH3 और ये जो साइनाइड है ये बन जाएगा ऐसा, ब्रोमीन हट जाएगा, साइनाइड लग जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या करूं, साइनाइड है तो मैं क्या करता हूं, वाटर डाल देता हूं, और वाटर का जो बॉन्ड है, मतलब साइनाइड का जो बॉन्ड है कैसे टूटता है, वाटर की प्रेजेंस में ऐसे। ठीक है, एक बॉन्ड टूटा तो H और ये OH, एक और टूटेगा तो H और ये OH, एक और टूटेगा तो H और ये OH। कार्बन के ऊपर दो OH से ज्यादा स्टेबल ही नहीं होता है, दो OH भी स्टेबल नहीं होते, तो ये क्या करेगा, यहां से वाटर निकाल देगा, ये बन जाएगा तुम्हारा कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे देखेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये O और ये H। क्योंकि अब मुझे कहां पे जाना है, एथेनॉल पे, और अगर मैं इसका करा दूं रिडक्शन तो यहां पर क्या बनेगा, CH3 CH2, यहां पर O और ये H। क्लियर, रिडक्शन के लिए कुछ भी चीज का यूज कर सकते हो, टिन का कर लो, SnHCl कर लो, LiLH4 कर दो तुम, अगर वो पूरा ही तोड़ देगा। फिर समझ में आ गया इतना। ठीक है, और क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पे, अगर ये हो गई तुम्हारी पहली, तो अगर ये लिखना चाहो तो ये लिख लो। अब थोड़ी सी एक प्रोसेस लंबी है, क्योंकि मुझे यहां पर एक कार्बन है ना, ये अगर मुझे क्या करना है, मैथ से एथ जाना है, डबल चाहिए ना कार्बन, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे वही ले लू, Na प्लस CH3Br। कौन सी रिएक्शन है ये, वुड्स रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा, CH3 ये बन गया इथेन। ठीक है, क्योंकि ये अभी स्टेबल है तो इसको एक्टिवेट करने के लिए मैं ब्रोमिनेशन कर दूं या फिर क्लोरीनेशन कर दूं, मतलब सिंपल सी बात है, तो मैं इसको एक्टिवेट करने के लिए हेलोजिनेशन करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, CH3 CH2, यहां पर Br। अब मैं क्या करूं, यहां पर डाल दूं KOH एक्वस वाला, तो क्या करेगा, ये OH इसको रिप्लेस कर देगा, क्या बनेगा, CH3 CH2, ये OH। तो जौन सी पसंद है वो लिख सकते हो तुम, कैसे भी रिएक्शन हो जाएगी। समझ में आ गया, तो ये दो कन्वर्जन होगा, जौन सी मर्जी होगी वो कर लेना। ठीक है, लेकिन एक बात तुमने ध्यान दी होगी, सिर्फ कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें पता है तो तुम कहीं से भी कहीं जा सकते हो, समझ रहे हो ना, कोई भी कॉन्सेप्ट तुम्हें पता हो तो कहीं से भी कहीं तुम चले जाओगे। क्लियर है, चलो अब आगे चलते हैं। देखो इसका ही बी पार्ट तुम्हारा क्या है, यहाँ पर पहली रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे स्ट्रक्चर तुम्हें प्रोडक्ट बनाने कौन से मेजर बनेंगे। ठीक है, देखो CH3 CH2, यहाँ पर क्या एल्डिहाइड है, हाइड्राजीन रिएक्शन कर रहा है KOH और ग्लाइकॉल की प्रेजेंट में। तो एक बात याद रखो, जब भी हाइड्राजीन रिएक्शन करे और यहाँ पे क्या देखो कार्बोनिल ग्रुप, तो ये डायरेक्ट अल्केन ही बनाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा जाके जुड़ जाता है, फिर ये आते हैं उसको हटा देते हैं और H जोड़ देते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख लो यहाँ पे CH3 CH2, ठीक है, और यहां पे क्या बन जाएगा फिर CH3, ऐसा खत्म। बस इतना लिख लो, सीधे आंसर हो जाएगा तुम्हारा। एक चीज हमेशा याद रखो, हाइड्राजीन जब भी जुड़ गया, क्या तुम्हारा हाइड्राजीन, ठीक है, तो वो डायरेक्ट तुम्हारा अल्कीन बनाता है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन पूरा का पूरा जाके जुड़ता है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। यहां पर देखो N कंसंट्रेटेड NOH है और ये तुम्हें एल्डिहाइड दिख रहा है, तो यहां पर तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि एल्डोल कराओगे या फिर तुम वहां पे क्या कराओगे, कैनिजारो कराओगे। ठीक है, तो जरा ध्यान लगाओ, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल होनी ही नहीं। ठीक है, तो क्या होगी तुम्हारी, कैनिजारो होगी, और कैनिजारो में हम
एक तुम्हारे रिएक्टेंट का क्या करेंगे, एक बार इसका कर देंगे हाइड्रोल मतलब तुम्हारा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पर देखो, इसका ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा COO, ठीक है, क्योंकि ये NaOH की प्रेजेंस में है तो यहाँ पे Na लगा दूंगा मैं, ठीक है, समझ में आ गया। एक बार हो जाएगा ऑक्सीडेशन और एक बार हो जाएगा इसका रिडक्शन, और एल्डिहाइड के रिडक्शन से तुम्हारा क्या बनता है, ध्यान में दो, CH2OH एल्कोहल बनेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक तुम्हारा प्रोडक्ट ये बनेगा, एक तुम्हारा ये बनेगा। क्लियर है। Na क्यों लगाया सर, क्योंकि NaOH ज्यादा होंगे तो Na लगाना पड़ेगा, समझ में आ गया, ठीक है। H भी लगाओगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो क्या है, बेंजोइक एसिड, ठीक है। यहाँ पे NaOH है तो क्या होगा, यहाँ पे Na डायरेक्ट से जाके जुड़ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा बाहर, तो क्या बनेगा देखो ऐसा डायरेक्ट। ये तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, सबसे बन गई होगी, C डबल बॉन्ड O, ये ONa, या किसी ने अगर ऐसा लिखा हो COONa तो भी सही है, ठीक है, तो भी सही है, समझ में आ गया इतना, ठीक है। काफी ज्यादा इजी है, घबराने की बात नहीं है, कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए बस, अभी जो बताया था मैंने, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे।